एक बार फिर से पढ़ो तो ऐसे के परिवार में आप सबका स्वागत है। हम लोग सीपीटी एमए पॉलिटिकल साइंस एग्जामिनेशन के लिए 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। मेरे तरफ से आप सभी को एक बार फिर से जय जगन्नाथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। तो हम लोग इसमें 50 क्वेश्चन जो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट से रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहें तो 1000 जो इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चंस है, जो मॉक है, आप उसके पीडीएफ को भी परचेस कर सकते हैं। आप हमारे ऐप पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको पेड कोर्सेज का टैब दिखेगा। वहीं पे आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और आप पॉलिटिकल साइंस के लिए परचेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। लिखा हुआ है हु इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र। कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा और क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सही टिक किया है। तो अर्थशास्त्र के ऑथर कौन है? तो आपको पता है कि अर्थशास्त्र के ऑथर जो है वो कौटिल्य है। आपको मालूम होना चाहिए ये चीज। तो आपको पता है कि जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करने आए तो अंग्रेजों ने कहा कि हम लोग भारत को आज़ादी नहीं दे सकते, क्योंकि भारत को तो पता ही नहीं कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है। लेकिन अर्थशास्त्र जो कि पांडु लिपि में लिखा हुआ था, पांडु स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, ये आपके मैसूर के एक लाइब्रेरी में आर श्यामा शास्त्री ने 1909 में इसको देखा और इसको पब्लिश किया बाद में चल के। और अर्थशास्त्र जो है स्टेट क्राफ्ट पे सबसे बढ़िया बुक माना जाता है। और इसीलिए अर्थशास्त्र को कभी कभी हम लोग मैकियावेली के प्रिंस से कंपेयर करते हैं। ओके। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेगास्थनीज ने इंडिका बुक लिखा था, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पे आगे हम लोग बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू मनु, व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ धर्म? मनु के अनुसार धर्म का सबसे इंपॉर्टेंट आपका फाउंडेशन, इंपॉर्टेंट न्यू क्या है? तो मनु जो है वो वर्ण सिस्टम में बिलीव किया करते थे। धर्म का क्या मतलब है? धर्म का मतलब है आपका यहाँ पे ड्यूटी, किसको क्या करना चाहिए। तो वर्ण सिस्टम ही सबसे बड़ा धर्म। देखिए, धर्म का क्या मतलब होता है? धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं। हमारे इंडियन पॉलिटिकल थॉट में देखिएगा, धर्म का सिंपल सा मतलब है कि आपका कॉस्मिक ऑर्डर में क्या प्लेस है, आपकी ड्यूटी क्या है। और ये वर्ण सिस्टम से डिसाइड हुआ करती थी, जो कि बर्थ पर आधारित नहीं हुआ करती थी, जो कि ऑक्यूपेशन पर आधारित हुआ करती थी। तो वर्ण सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दंड नीति जो है, स्टेट को दंड नीति कह के किसने डिस्क्राइब किया है, ये इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दंड नीति के बारे में कौन बात करते हैं? दंड नीति के बारे में बात करने वाले हमारे कौटिल्य ही हैं। कौटिल्य ही दंड नीति के बारे में बात करते हैं। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होने वाला है। हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में, क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है, 129 में, जियाउद्दीन बरानी पॉलिटिकल थॉट मेनली फोकस्ड ऑन। तो आपको पता है जिया बरानी जो है, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा, इसने जवाबित लॉ के बारे में बात किया था और शरीयत लॉ के बारे में बात किया था। तो ये किस चीज से रिलेटेड है? तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये इस्लामिक गवर्नेंस से आपके रिलेटेड है, जो आपके जिया बरानी है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 130। तो क्वेश्चन नंबर 130 में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू गांधी व्हाट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्वराज। गांधी के अनुसार स्वराज का सबसे हाईएस्ट फॉर्म क्या होता है? वह होता है मॉरल सेल्फ रूल। मॉरल सेल्फ रूल मतलब आप अपने आप को डिसिप्लिन में रखें। गांधी के स्वराज का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि अंग्रेज देश जो है छोड़कर चले जाएं और बस यहाँ हिंदुस्तानियों का शासन हो जाए। दिस इज नॉट जस्ट द स्वराज फॉर गांधी। गांधी के लिए स्वराज का मतलब था, बहुत सारे डायमेंशंस थे। इकोनॉमिक स्वराज था, कल्चरल स्वराज था। इसके बाद सेल्फ रूल की भी बात करते हैं, सेल्फ स्वराज की गांधी बात करते हैं, इंडिविजुअल स्वराज की बात करते हैं कि आपके अंदर दो तरह के इंसान है, एक अच्छा वाला एक बुरा वाला। तो अच्छा वाला इंसान आपके बुरे वाला इंसान को जो है कंट्रोल करे, राइट। आपको अपने ऊपर सेल्फ मास्टरी होनी चाहिए, आप अपने आप को सेल्फ रूल करें। ये कुल मिला के बात है, ध्यान में रखिएगा। किसने जो है आपको जो है बाल गंगाधर तिलक को कहा था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? तो जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? तो वैलेंटाइन शिरोल, ये आपका एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट था। इन्होंने आपको तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। ये एसएसबी लेक्चरशिप ये सब में भी आ सकता है, यूजीसी नेट ये सब में भी आ सकता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा पॉलिटिकल स्लोगन है जो कि तिलक जी ने जो है पॉपुलराइज किया था। तो ये सबको ही हम लोग जानते हैं कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे पाकर रहेंगे। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे हम लोग चलते हैं।
इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने। तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। यहीं पे मैं कुछ और आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ। जो रेडिकल ह्यूमनिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, रेडिकल ह्यूमनिज्म के बारे में एम एन रॉय बात करते हैं, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद साइंटिफिक ह्यूमनिज्म की अगर हम लोग बात करें तो साइंटिफिक ह्यूमनिज्म के बारे में आपका जवाहरलाल नेहरू बात करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, इनको आपको ध्यान से देखना है। तो रेडिकल ह्यूमनिज्म हमसे पूछ रहा होता तो हम लोग एम एन रॉय आंसर करते, साइंटिफिक ह्यूमनिज्म पूछ रहा होता तो जवाहरलाल नेहरू जी को हम लोग आंसर करते, ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 50 क्वेश्चन इसमें हम लोग टोटल डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा बुक जो है एम एन रॉय जी ने लिखा था? तो देखिए, रेडिकल ह्यूमनिज्म को भी एक और नाम से जाना जाता है, न्यू ह्यूमनिज्म। तो जो न्यू ह्यूमनिज्म बुक था, इसको एम एन रॉय जी ने लिखा था, ध्यान में रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। रेडिकल ह्यूमनिज्म को ही न्यू ह्यूमनिज्म कहा जाता है। थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं तब शायद ऑप्शन ना दिखे। हाँ, अब ये ठीक है। व्हाट वाज नेहरूज आइडिया ऑफ सोशलिज्म? नेहरू का जो आइडिया था सोशलिज्म का, उसको क्या कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेहरू जो है वो फेबियन सोशलिस्ट थे। फेबियनिज्म सोशलिज्म का एक टाइप होता है, उसी को हम लोग फेबियन सोशलिज्म कहते हैं। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को जो है नेहरू सपोर्ट किया करते थे। सोशलिज्म तो हो लेकिन डेमोक्रेसी भी हो साथ में। तो ये कुल मिला के बात है नेहरू जी के बारे में, आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट डज सावरकर कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व इम्फोसाइज? जो सावरकर जी का कॉन्सेप्ट था हिंदुत्व का, ये क्या इम्फोसाइज किया करता था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा आपका कल्चरल नेशनलिज्म। ओके, जो आपका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, ये हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट था। तो हिंदू जो है, ये आपका कोई धर्म नहीं था, ये धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये एक संस्कृति है। हिंदुत्व एक जीने का तरीका है। मे बी एक बंदा जो मुस्लिम है, वो भी एक हिंदू हो सकता है, अगर हम लोग सावरकर की बात माने। अगर वो भारत को मातृभूमि, पितृभूमि और कर्म भूमि मान के चलता है, तो वो भी एक हिंदू है। तो इस तरह से इसको, हिंदुत्व को उन्होंने डिफाइन किया था। तो हिंदुत्व कोई रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं है, ये एक कल्चरल आइडेंटिटी है। कल्चरल आइडेंटिटी के तौर पर, सांस्कृतिक आइडेंटिटी के तौर पर इसको डिफाइन किया गया था, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द कोर आइडिया ऑफ स्वामी विवेकानंद पॉलिटिकल थॉट? स्वामी विवेकानंद जी के पॉलिटिकल थॉट का आपका कोर आइडिया क्या था? तो यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे ह्यूमनिज्म के बारे में बताया। विवेकानंद जी का स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट था। स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है कि देखिए, आखिर अगर आपको एक तपस्वी बनना है या आपको मोक्ष पाना है, तो मोक्ष पाने के लिए क्या आपको हिमालय पर्वत पर जाना पड़ेगा? तो विवेकानंद जी कहते हैं कि मोक्ष पाने के लिए आपको बिल्कुल हिमालय पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप समाज में रह के सही कर्म करते हैं, मानव जाति की सेवा करते हैं, तो वही सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिटी है, वही सबसे बड़ा अध्यात्म है। तो जीव सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म। बाकी मैंने रेडिकल ह्यूमनिज्म आपको बताया एम एन रॉय जी का। साइंटिफिक ह्यूमनिज्म मैंने किसका बताया? जवाहरलाल नेहरू जी का। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी एक बताई, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, ध्यान में रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। और इन क्वेश्चन के बाद अगर आप वो 499 का जो हमारा पीडीएफ है 1000 क्वेश्चन का, उसको एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। बहुत सारे हमारे सीयूईटी पीजी बैच के स्टूडेंट जो हैं, वो रेवेन्सॉ में हैं, उत्कल में हैं, राजेंद्रन में हैं, जितने भी टॉप यूनिवर्सिटी हैं आपके उड़ीसा में, सीपीटी के थ्रू जिसमें एडमिशन होता है। और अगर आप लोग फ्यूचर में यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे, तो मैं 3 बार जेआरएफ क्वालिफाइड हूँ, आप मुझसे ही तैयारी कीजिएगा। बहुत सारे उड़ीसा के लोग, उत्कल के लोग, इनफैक्ट उत्कल के प्रोफेसर, रेवेन्सॉ से के जो रेवेन्सॉ के प्रोफेसर हैं, उनको भी हमने पास में पढ़ा रखा है। आगे चलते हैं। इन विच बुक डिड नेहरू आर्टिकुलेट हिज विजन ऑफ इंडियाज हिस्ट्री एंड डेस्टिनी? कौन से किताब में नेहरू जी ने आपका इंडिया का हिस्ट्री और डेस्टिनी को इन्विजन किया था? तो नेहरू जी का एक ही बुक का आपको नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और यही आपका आंसर होने वाला है। सॉरी, गलती से मैंने ऑप्शन नंबर ए टिक कर दिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है, ये इंपॉर्टेंट बुक है, जिसमें नेहरू जी ने बात किया था आपको इन सब चीज़ों के बारे में। आगे चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी को कौन प्रोपोगेट करता है? तो देखिए, पार्टीलेस डेमोक्रेसी को एम एन रॉय भी प्रोपोगेट करते थे, और जयप्रकाश नारायण भी प्रोपोगेट करते थे। सबसे पहली बार जो है वो एम एन रॉय प्रोपोगेट किए थे।
पार्टी लिस्ट डेमोक्रेसी को। लेकिन ये पास्ट ईयर पेपर का क्वेश्चन है, अगर आप देखिएगा तो इसमें आंसर पता नहीं, आंसर की हमेशा जयप्रकाश नारायण आंसर करता है। तो एम एन रॉय और जयप्रकाश नारायण में अगर आपको आंसर चूज करना हो तो जयप्रकाश नारायण चूज करके आइएगा, क्योंकि एनटीए भी यही आंसर करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एम एन रॉय इसका सही आंसर होना चाहिए, क्योंकि एम एन रॉय ने पहली बार जो है पार्टी लिस्ट डेमोक्रेसी के बारे में बात की थी। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। अब राम राज्य के कॉन्सेप्ट के बारे में किसने बात किया था, तो ये सबको पता होगा, गांधी जी ने राम राज्य का सपना देखा था। तो हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हु क्रिटिसाइज्ड कास्ट सिस्टम एज मियान्स टू हिंदुइज्म। जो कास्ट सिस्टम है उसको क्रिटिसाइज किसने किया था, जो हिंदुइज्म में जो कास्ट सिस्टम है उसको लेकर। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप सबको इनफैक्ट इसका आंसर मालूम भी होगा। लेकिन मे बी आप लोग इसमें गलत आंसर करें, तो यहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल अंबेडकर आंसर सोचकर चलेंगे। अंबेडकर जी भी कास्ट सिस्टम को जो है वो क्रिटिसाइज करते थे, पर महात्मा गांधी भी कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज करते थे। वो वर्ण सिस्टम में बिलीव किया करते थे, ना कि कास्ट सिस्टम में। और मियान्स टू हिंदुइज्म ये किसने कहा था, तो ये गांधी जी ने ही इस फ्रेज का इस्तेमाल किया था, इसीलिए वही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। सर्वोदय के बारे में किसने बात किया था, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सर्वोदय अर्थात सबका उदय। ओके। तो सर्वोदय का कॉन्सेप्ट जो है महात्मा गांधी जी ने दिया था। इस कॉन्सेप्ट में महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारा देश तब डेवलप माना जाएगा जब सबसे गरीब व्यक्ति को भी भोजन मिलेगा, खाने को मिलेगा। राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका रस्किन है, जॉन रस्किन, उसका जो आपका कॉन्सेप्ट था अनटू दिस लास्ट, इस आपके बुक से इसको लिया गया था, सर्वोदय के कॉन्सेप्ट को। तो जॉन रस्किन से लिया गया था, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एम एन रॉय का व्यू क्या था डेमोक्रेसी के ऊपर, ये पूछा जा रहा है। तो एम एन रॉय सबसे पहली बार जो है ना रेडिकल ह्यूमनिस्ट डेमोक्रेसी के बारे में बात किया करते थे। रेडिकल ह्यूमनिस्ट डेमोक्रेसी जो है इनका रेडिकल ह्यूमनिज्म के आइडिया से आया है। और बाद में ये पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात किया करते थे। तो पार्टी बेस्ड डेमोक्रेसी होगा नहीं, वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी होगा नहीं। डिक्टेटरशिप ऑफ प्लोरिटेरियट ये कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है। रेडिकल जो ह्यूमनिस्ट डेमोक्रेसी है इसमें एम एन रॉय बिलीव किया करते थे, क्योंकि ये रेडिकल ह्यूमनिज्म के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। किसने हिंदू राष्ट्र का आइडिया दिया था, तो ये तो सबको जानता ही है कि हिंदू राष्ट्र का आइडिया किसने दिया था। वीर सावरकर जी होंगे, वीर सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र का आइडिया दिया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तिलक जी ने जो है वो गीता को इंटरप्रेट किया था। तो मेन आइडिया जो तिलक जी ने इंटरप्रेट किया था गीता का, वो क्या है आपका, इसमें पूछा जा रहा है। तो गीता का इंटरप्रिटेशन जो है, इसको कर्म योग के बारे में इन्होंने बात किया। इन्होंने बोला कि गीता हमें एक्शन के बारे में बताता है, गीता जो है कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई मेडिटेशन के बारे में नहीं बताता, इन सब चीजों के भी बारे में बताता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमें गीता सिखाने की कोशिश करती है, वह है कर्म योग। आप जो चीज सोच रहे हैं आप एक्शन जरूर लें उस चीज के ऊपर, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी, वरना आप सोचते रह जाएंगे और आप उस काम को कभी करेंगे नहीं। किस थिंकर ने प्रैक्टिकल वेदांता के बारे में बात किया था। अभी न्यो वेदांता का जो कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकल वेदांता, उसी को कहा जाता है। और प्रैक्टिकल वेदांता जो है, इसी को आज जो आचार्य प्रशांत हैं वो प्रोपोगेट कर रहे हैं। आप सब जानते होंगे आचार्य प्रशांत के यूट्यूब चैनल के बारे में, उनको मे भी आप लोग फॉलो करते होंगे, सुनते भी होंगे। अगर सुनते हैं या फॉलो करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखें और बताएं कि आपने उनसे क्या सीखा, आचार्य प्रशांत से। तो यहाँ पे विवेकानंद जो है ये प्रैक्टिकल वेदांता या नियो वेदांता के कॉन्सेप्ट को बताते हैं। और नियो वेदांता बात करता है कि आपको तपस्वी बनने के लिए, मोक्ष पाने के लिए आपको कहीं जंगल, आपको कहीं पहाड़ पर्वत जाने की जरूरत नहीं है। बस आप मानव की सेवा करें। आप मानव की जब सेवा करेंगे तब जाके सही मायने में आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि आपका गांधी जी को हाफ नेकेड फकीर किसने कहा था, कि ये अधनंगे फकीर है, ऐसा जो है गांधी जी के बारे में विंस्टन चर्चिल ने ऐसा कहा था। और गांधी जी वन ऑफ माय फेवरेट थिंकर्स हैं अभी के टाइम में, अगर आप देखें तो गांधी जी सुपर ह्यूमन थे, गांधी जी सुपरमैन थे, और उनके जैसा सुपरमैन तो अब दोबारा होगा नहीं शायद इंडिया के हिस्ट्री में। अब आगे हम लोग चलें। हिंद स्वराज बुक किसने लिखा था।
हिंद स्वराज बुक भी गांधी जी ने लिखा था, ध्यान में रखिएगा। और विंस्टन चर्चिल ने हाफ नेकेड फकीर बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंद स्वराज सबसे पहली बार कब पब्लिश किया गया था, तो इसको 1909 में पब्लिश किया गया था, ध्यान में रखिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज अरबिंदोज आइडिया ऑफ पूर्ण स्वराज? पूर्ण स्वराज का जो आइडिया था अरबिंदो घोष का, इन्होंने पहले पूर्ण स्वराज के बारे में बात किया था। उसके बाद फिर गांधी जी और बाकी के जो कांग्रेस लीडर्स थे, इन्होंने भी जो है पूर्ण स्वराज के बारे में बात किया। पूर्ण स्वराज का मतलब है कंप्लीट इंडिविजुअल एंड नेशनल सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब हमारा राष्ट्र तो फ्री हो, उसको स्वतंत्रता मिले ही मिले, लेकिन हम भी फ्री हो। हमारे अंदर जो जाति की, जो धर्म की जो मानसिकता बैठी हुई है, हम जो एक दूसरे को छोटा बड़ा के नजर से देखते हैं, वो भी हमारे जो है मन से निकल जाए, तब जाके सही तौर पे हमें पूर्ण स्वराज मिलेगा। बात समझ में आया? अच्छा, व्हाट डिड द अम्बेडकर डिस्क्राइब एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बी आर अम्बेडकर साहब ने हार्ट एंड सोल, आत्मा किसको कहा है हमारे भारतीय संविधान का? तो जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 को आत्मा कहा गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और आर्टिकल 32 जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के बारे में बात करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ये आर्टिकल नंबर 32 में आपको देखने को मिलेगा। अब आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडियन जो है इंडिया सोसाइटी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है एक आपका ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, जिसको गोपाल कृष्ण गोखले जी ने फाउंड किया था 1905 में। और इसका मेन आपका मुद्दा था एडुकेशन और सोशल रिफॉर्म को जो है आपको जो है प्रमोट करना हमारे इंडिया में, ताकि लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके, लोग जातिवाद के ऊपर उठ सकें, लोग जो है आपस में मिलजुल कर रखें। तो सोशल रिफॉर्म के लिए इसको लाया गया था। अब ये तो सबको जानते होंगे कि एनहाइलेशन ऑफ कास्ट बुक किसने लिखा है? तो बी आर अम्बेडकर साहब ने इसको लिखा है, ध्यान में रखिएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बट बहुत इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम। अब यहाँ सुराज सर्ब शब्द को जो है किसने आपको कॉइन किया था? सुराज गांधी जी का कॉन्सेप्ट था। सुराज स्वराज से अलग होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, मतलब हमारा अपना शासन हो। और ये सेल्फ रूल का बहुत सारा डायमेंशन था, ओके। और सुराज का मतलब होता है गुड गवर्नेंस, ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। तो सुराज होना बहुत जरूरी है, राइट। स्वराज से काम नहीं चलेगा। जब स्वराज सुराज होगा तब जाकर हमारे देश का, हमारे समाज का तरक्की होगा, जब गुड गवर्नेंस होगा तब। बात समझ में आया? गुड गवर्नेंस मतलब लोगों की जिसमें भलाई हो सके। तो जब अपना शासन होगा, जब हमारे लोग शासन करेंगे और लोगों की भलाई करेंगे, तब तो जाकर हमारा देश डेवलप होगा। वरना अपने लोगों का शासन हो गया और वो भी बस करप्शन कर रहे हैं और अपने ही बारे में सोच रहे हैं, तो ये कैसा फिर आपका शासन हुआ, ये कैसा सुराज हुआ? अकॉर्डिंग टू अरबिंदो, व्हाट इज द गोल ऑफ नेशनलिज्म? नेशनलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट गोल क्या है अकॉर्डिंग टू अरबिंदो घोष, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो अरबिंदो घोष मानते हैं कि नेशनलिज्म जो है स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों प्रोग्रेस में मदद करेगा। ओके, मतलब आप आध्यात्मिक तौर पर भी आगे बढ़ सकते हैं और आप भौतिक तौर पर भी आगे बढ़ सकते हैं, स्पिरिचुअली और आप मटेरियली दोनों तरफ से आगे बढ़ सकते हैं। ये अरबिंदो घोष का जो कॉन्सेप्ट था वो था नेशनलिज्म के बारे में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। किन्होंने आइडिया दिया था हिंद स्वराज का? देखिए, हिंद स्वराज बुक में गांधी जी ने जो लिखा 1909 में, ये एंटी मॉडर्निटी के बारे में था। मतलब वेस्टर्न कल्चर को जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा था। जो वेस्टर्न कल्चर में बहुत सारे आपके आइडियाज थे, वैल्यू थे, वो अच्छे आइडिया और वैल्यू और मूल्य नहीं थे, तो उसको गांधी जी ने क्रिटिसाइज किया। तो ध्यान में रखिएगा, हिंद स्वराज गांधी जी का है, ओके। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग एम्फसाइज द रोल ऑफ चक्रवर्ती किंग? तो चक्रवर्ती किंग के रोल के बारे में कौन सा थिंकर बात करता है, ये पूछा जा रहा है। तो मनु जो है ये चक्रवर्ती किंग के बारे में बात करते हैं, ध्यान में रखिएगा, ना कि कौटिल्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य जो है वो विजिगीषु के बारे में बात करते हैं, राइट। चक्रवर्ती किंग वो होगा जो कि धर्म को अपहोल्ड करके रखेगा, मतलब जिसका जो पोजीशन है आपका समाज में देने लायक, उसको वो पोजीशन देगा पूरी तरह से। ये कुल मिला के बात है। आगे चलते हैं। किसको लोकमान्य कहा जाता था? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक जी को कहा जाता था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो तिलक इसका आंसर होगा, आप सब जानते होंगे, ओके। लोकमान्य मतलब जिसको हर एक व्यक्ति मानते हैं, ओके। अब यहाँ पे विवेकानंद जी ने जो शिकागो में स्पीच दिया था आपका, धर्म जो पार्लियामेंट हुआ था उसमें, आपका धर्म संसद में, ओके, रिलीजन पार्लियामेंट में, तो
इसमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड और टॉलरेंस के बारे में इन्होंने बात किया था, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। यूनिवर्सल ब्रदरहुड और टॉलरेंस के बारे में विवेकानंद बात करते हैं। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग भी आंसर करने की कोशिश करें, मैं थोड़ा सा समय दे रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ पढ़ के। ओके, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि होम रूल की शुरुआत किसने की थी एनी बेसेंट के साथ। तो एनी बेसेंट जो है सबसे पहली महिला प्रेसिडेंट थी आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और अगर कोई पूछे कि पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की कौन थी, तब आप जवाब दीजिएगा कि सरोजिनी नायडू जी थी। ओके, अब यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जी ने भी होम रूल की शुरुआत की थी यानी बेसेंट के साथ। लेकिन बाल गंगाधर तिलक जी का जो होम रूल था ये मेनली पुणे और महाराष्ट्र के इलाके में ही था, और एनी बेसेंट का आपका पैन इंडिया था, ध्यान में रखिएगा। ओके, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका सबसे पहली बात है। ओके, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की एक बुक है जिसको हम लोग सत्यार्थ प्रकाश बोलते हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि इन्होंने कौन सा बुक लिखा। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश बुक लिखा, जिसमें इन्होंने इस्लाम धर्म की जो है बहुत आलोचना की, बहुत खुल के आलोचना की। जो जो गलतियां थी, राइट, बहुत हिम्मती व्यक्ति थे जो इस तरह से बोल पाए उस टाइम में। और ये बुक जब आप डी जेएनयू में जाते हैं तो आपको पढ़ना होता है। एक हम लोगों का पेपर था हिंदू नेशनलिज्म, उसमें सत्यार्थ प्रकाश जो है वो पहला बुक था जो हम लोगों ने पढ़ा था उस पेपर में। तो जो दयानंद सरस्वती जी हैं, ये बात करते थे कि हमें वेदों की तरफ वापस लौट जाना चाहिए। ओके, तो ये वेदास के बारे में बात किया करते थे। और जितने भी डीएवी स्कूल्स हैं आपके, स्वामी दयानंद एंग्लो वैदिक उनका फुल फॉर्म होता है डीएवी का। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के भी विचारों को फॉलो करते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। किसने बोला था कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका यूनिटरी और फेडरल दोनों है? तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये सबको आप लोग जानते भी होंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों है, यूनिटरी भी है और फेडरल भी है। तो ये आपका अंबेडकर जी ने ये चीज कहा था, ध्यान में रखिएगा। ओके, अब केसी वैरी जो है इन्होंने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ये आपका क्वाजाई फेडरल कहा था, तो कंफ्यूज मत होइएगा उस चीज से। ओके, अब यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे आ, एक गलती है, इस क्वेश्चन को मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन में होना चाहिए था भूदान मूवमेंट। तो भूदान मूवमेंट जो है, यहाँ ये लिखा हुआ ना चाहिए था कि भूदान मूवमेंट से कौन एसोसिएटेड है, तो तब इसका आंसर विनोबा भावे होगा। तो ये क्वेश्चन को मैं ठीक कर देता हूँ, यहाँ क्वेश्चन होना चाहिए था कि हु वाज एसोसिएटेड विथ भूदान मूवमेंट। ओके, भूदान मूवमेंट से कौन एसोसिएटेड है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका जो है आपका विनोबा भावे हो जाएगा। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। गांधी जी का ट्रस्टशिप का जो आइडिया था वो क्या था? तो गांधी जी का ट्रस्टशिप का आइडिया था कि हम लोग जो है वो मालिक नहीं है किसी भी वेल्थ का, किसी भी जितने भी रिसोर्सेस हैं, हम लोग उसके ट्रस्टी हैं। जितने भी अमीर व्यक्ति हैं वो जो सोसाइटी का वेल्थ है बस उसको होल्ड करके रखें, कि वो उसके मैनेजर है ना कि उसके मालिक हैं। तो होल्डिंग द वेल्थ एज द ट्रस्टी ऑफ द सोसाइटी। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे हम लोग चलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी किसने दिया था? जो है साम्यवाद के बारे में किसने बात किया था, ये पूछा जा रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को के। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी या साम्यवाद के बारे में बात करते हैं आपके विवेकानंद साहब, ध्यान में रखिएगा। हर एक जाति में, हर एक धर्म में इक्वालिटी होना चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए, यही शिकागो के कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा था। अब गीता रहस्य किसने लिखा है? तिलक, विवेकानंद, गांधी जी और नेहरू। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तिलक जी ने गीता रहस्य लिखा है। और इसी में कर्म योग के बारे में इन्होंने बात किया था। गीता रहस्य में जो इसका इंटरप्रिटेशन इन्होंने किया था वो था कर्म योग, कि गीता हमें कर्म करना सिखाती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द मेन एम ऑफ गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज। गांधी का जो कॉन्सेप्ट है ग्राम स्वराज का, इसका मेन एम क्या था? तो ग्राम स्वराज का मेन एम था सेल्फ रिलायंस, आपको पता है, आत्मनिर्भर बना, आप आत्मनिर्भर बनना। तो सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस के बारे में ये बात किया करते थे, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग चलते हैं। किसने ये आपका स्लोगन दिया था, बहुजन हित्य बहुजन सुख, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बहुजन लोग हैं उनके हित में हमें काम करना चाहिए, और बहुजन लोग जो हैं उनके सुख के लिए हमें काम करना चाहिए, राइट।
दैट मीन्स मतलब जो मेजोरिटी लोग हैं, बहुजन का क्या मतलब होता है, जो मेजोरिटी में लोग हैं। तो हमें मेजोरिटी के हित के लिए और मेजोरिटी के सुख के लिए काम करना चाहिए। तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो है, ये आपका स्लोगन गौतम बुद्धा जी ने दिया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और इसी को बाद में अंबेडकर साहब और ज्योतिबा फूले साहब, ये सब सब इसको प्रमोट करते हैं। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ये किसने लिखा था? तो ये भी बड़ा आसान सा है। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब जो है, ये आपका एक पैम्पलेट था जो कि वीर भगत सिंह ने लिखा था। और वीर भगत सिंह काफी हमें प्रभावित करते हैं। आप समझिए, इतनी कम उम्र में उन्होंने जो काम किया वो हम लोग सोच भी नहीं सकते। किस थिंकर ने बात किया था सिंथेसिस ऑफ योगा के बारे में? सिंथेसिस ऑफ योगा को ही हम लोग कभी कभी इंटीग्रल योगा के बारे में बात करते हैं, इंटीग्रल योगा कहते हैं। तो इंटीग्रल योगा या सिंथेसिस ऑफ योगा से कौन जुड़ा हुआ है? तो अरबिंदो घोष जुड़े हुए हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू अंबेडकर व्हाट इज द रियल रेमेडी ऑफ कास्ट? अंबेडकर साहब के अनुसार सबसे अच्छा क्या हो सकता है जिससे हम लोग कास्ट सिस्टम से फाइट कर सकते हैं? तो ये इंटरकास्ट मैरिज, पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंटरकास्ट डाइनिंग, कि पॉलिटिकल पावर दे दिया जाए लोगों को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इंटरकास्ट डाइनिंग हो, मतलब लोग साथ में मिलकर खाए पिए। ये सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसका आंसर कीजिए आप। तो अंबेडकर साहब इंटरकास्ट मैरिज में बिलीव किया करते थे। अगर इंटरकास्ट मैरिज होगा तो इससे जो है कास्ट सिस्टम धीरे धीरे एक समय आएगा खत्म हो जाएगा। ये इनका मानना था। अब यहाँ पे जो पैरामाउंट, यहाँ पे एक पैरामाउंट का कॉन्सेप्ट होता है, पैरामाउंट का कॉन्सेप्ट। तो पैरामाउंट का कॉन्सेप्ट जो है पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ब्रिटिश कॉलोनियल रूलर्स लेकर आए थे। पैरामाउंट का क्या मतलब होता है कि सोवेर्निटी किसके पास है। ओके, तो जितने भी आपके प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे वो पैरामाउंट के अंदर हुआ करते थे, मतलब वो भारत सरकार के अंडर नहीं थे। उन पर सीधे क्राउन रूल करता था, वो क्राउन के अंडर हुआ करते थे, क्राउन से डायरेक्ट उनको प्रोटेक्शन मिलता था। बात समझ में आया? तो जैसे ही आपको अंग्रेज भारत छोड़कर जाए गए तो जो ये आपका पैरामाउंसी है ये लैप्स कर गया। तो इसके बाद जो आपके प्रिंसली स्टेट्स थे उसके सबसे हेड, उसके लीडर आप मान के चलिए, सोवरेन मान के चलिए, वो राजा हो गए वहां के। और उसके ऊपर आपका ब्रिटिश का छत्र छाया नहीं रहा। तो बाद में फिर आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस तरह से उन्होंने सब को मिलाया, एक साथ किया। राइट, 565 में से 562 को वो एक साथ लेकर आ गए थे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में कौन बात करता है? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप सब जानते होंगे। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं महात्मा गांधी। ये अपने ग्राम स्वराज के कॉन्सेप्ट में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। केसरी न्यूज़पेपर किसका था? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी का था केसरी न्यूज़पेपर। ये सबको मालूम होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इंटीग्रल नेशनलिज्म का क्या मतलब है? तो सबसे पहले इंटीग्रल नेशनलिज्म के बारे में बात किसने किया? देखिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। अगर पूछा जाए टेरिटोरियल नेशनलिज्म के बारे में किसने बोला, तो टेरिटोरियल नेशनलिज्म के बारे में नेहरू जी ने कहा था। ओके। कल्चरल नेशनलिज्म के बारे में पूछा जाए किसने बोला, तो तब सावरकर आंसर कीजिएगा, वीर सावरकर जी को आंसर टिक करके आइएगा। और इंटीग्रल नेशनलिज्म के बारे में पूछा जाए तब जाकर आप अरबिंदो घोष जी को आप टिक करके आइएगा। और इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। इंटीग्रल नेशनलिज्म का आंसर होने वाला है यूनिटी ऑफ स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल गोल। आपके जो पॉलिटिकल गोल है ना वो स्पिरिचुअलिटी से अलग नहीं हो सकते। स्पिरिचुअलिटी हमेशा आपको जो है लोगों की भलाई करना, लोगों पर उपकार करना सिखाता है। तो जब आपके पॉलिटिकल गोल, आपके राजनीतिक जो लक्ष्य हैं वो अलग हो जाएंगे आध्यात्मिक लक्ष्य से, तब आपका समाज तरक्की कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में फिर सोचना शुरू कर देंगे। आगे हम लोग चलते हैं। इंडिया को नेशन इन दी मेकिंग किसने कह के डिस्क्राइब किया था? तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ हमने जो है 175 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है। टोटल 300 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और आप लोग अगर 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले सीरीज को खरीदना चाहते हैं, मॉक टेस्ट को खरीदना चाहते हैं, खुद से प्रैक्टिस करके देखिए। क्योंकि इस बार से नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो आप लोग अगर खुद से प्रैक्टिस करके नहीं देखेंगे कि आप लोग कितना सही कर पाते हैं। उसमें 10 मॉक टेस्ट दिए गए हैं, 800 क्वेश्चन वैसे हैं। तो मॉक टेस्ट में आप लोग देखिए कि रियल में आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं, तब जाकर आपका एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन बेटर होगा।
ओके, अ नेशन इन मेकिंग जो है वो बुक था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का। और आपको पता है कि बंगभंग आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इनफैक्ट इंडियन एसोसिएशन जो है, ये जो कि आपका प्रिकर्सर हुआ था, जो है करता था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उससे पहले एक पार्टी हुआ करती थी, उसके भी फाउंडिंग मेंबर हुआ करते थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी साहब। और जब आपका बंगाल का पार्टीशन हुआ तो उस समय जो आपका बंगभंग आंदोलन चला, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल था आपका, ध्यान में रखिएगा। तो इसी के साथ हम लोग यहीं पे एंड अप करने वाले हैं। अब अगले लेक्चर में आप लोगों से मिलते हैं। अगर आप लोग फ्यूचर में यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं या फिर एसएसबी लेक्चरशिप की तैयारी करना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप पढ़ो तो ऐसे के कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। पेड कोर्सेज में आपको बाकी कोर्सेज मिल जाएंगे हमारे ऐप में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। और एक बार फिर से जय जगन्नाथ सभी को। अपना ख्याल रखें और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उड़ीसा से हमेशा से 5-6 साल से, जब से मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है, तब से सपोर्ट मिलता आया है। और मुझे उम्मीद है कि उड़ीसा के लोग इसी तरह से प्यार देते रहेंगे पढ़ो तो ऐसे को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का फिर से।